और उसके बाद मैक्सिमम लेवल पर साइक्लोनिक। ठीक है, हमारे यहाँ जो मॉनसून की बारिश होती है वो भी साइक्लोनिक ही होती है, चक्रवातीय तो होती है। कैसे? गर्मी के मौसम में यहाँ पर गर्मी बहुत हो गई, हवा गर्म होकर ऊपर उठी, समुद्र से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। जब गर्म और ठंडी हवाएं बनती है, चक्रवात क्या बनता है, और उसी वो चक्रवात क्या करता है, मानसून को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, मानसून की बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेकिन है वो भी चक्रवात ही है। तो लिख लीजिए आप अगले पॉइंट में, सामान्यतः विश्व में, अगर आप वैसे इसको बना लो तो बना लो, ये बहुत ही सही चीज खींची है मैंने। ये ना 65 के बाद कोई बारिश नहीं होती। आफ्टर 65 डिग्री लैटिट्यूड देयर विल बी नो रेन। कहां पर? ध्रुवों पर। देखो पानी, जो कि वहां पर पानी तो है ओशंस के रूप में, वही जम जाता है। और उसमें भी जो जिसमें सैलिनिटी कम होती है, क्योंकि पानी जो होगा फ्रेश वाटर ही जमेगा, फ्रीज होगा, सॉल्टी वाटर फ्रीज नहीं होता। तो पानी का वो भाग जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम है वही जम जाता है। इसीलिए स्वच्छ पानी, अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो ध्रुवों पर ही ज्यादा पाया जाता है, ओशंस के रूप में। 2% वाला जो हिस्सा है वो, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज ध्रुवों पर है, बर्फ टोपियों के रूप में लगभग 1% से भी ज्यादा वही जम जाता है। वहां ठंड होने की वजह से बारिश नहीं होती हो। देखो इसीलिए कहते हैं ठंडा क्षेत्र शुष्क होता है, ड्राई होता है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में स्किन नहीं ड्राई हो जाती, क्यों? क्योंकि वो जो ठंडी हवाएं हैं उनमें मॉइस्चर नहीं होता, ड्राई होती है ठंडी हवाएं। सर्दियों गर्मियों के मौसम में मॉइस्चर होता है हवाओं में, स्किन शुष्क नहीं होती, ड्राई नहीं होती। इसीलिए ठंड जहां पड़ेगी वहां मॉइस्चर नहीं होगा, ड्राईनेस होगी। इसीलिए अगर सबसे ज्यादा ड्राई डेजर्ट अगर मिलेंगे कहीं तो कहां मिलेंगे? ठंडे क्षेत्रों में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? चिली में मैं बताऊंगा, अरिका है और पैटागोनिया का डेजर्ट भी है। सबसे ज्यादा शुष्कतम प्रदेश है पूरे विश्व का, सबसे ज्यादा ड्राईएस्ट एरिया ठंडा है। तो लिख लीजिए ये पॉइंट। क्या लिखा था? जनरली 3 प्रकार की वर्षा होती है, 3 प्रकार की वर्षा होती है। जनरली देयर वुड बी 3 टाइप ऑफ रेन इन द वर्ल्ड। टाइप ऑफ रेन इन द वर्ल्ड। पहला लिखिए संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेन। कन्वेंशनल रेन, संवहनीय वर्षा। यह वर्षा मुख्यतः विषुवतरेखीय प्रदेशों में होती है, विषुवतरेखीय प्रदेशों में होती है। जनरली दिस रेन हैपेंड in equatorial regions। यह यहां दोपहर के पश्चात रोज मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। Here every day after afternoon there would be heavy rain, मूसलाधार वर्षा। बहुत तेज होती है, ये होती है 15-20 मिनट ही, लेकिन होगी बहुत तेज, क्योंकि पानी अचानक से नीचे आ जाता है। ठंडा हुआ, कंडेंसेशन हुआ, अचानक से नीचे आ गया भारी मात्रा। नेक्स्ट लिखिए चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेन।
चक्रवातीय वर्षा या साइक्लोनिक रेन। यह वर्षा, ये लिखो इस प्रकार की वर्षा, इस प्रकार की वर्षा ग्लोब पर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ रेन would be maximum on the globe, would be maximum on the globe। और थर्ड है पर्वतीय वर्षा, माउंटेनियस रेन, माउंटेनियस रेन। कौन सी? कोरोग्राफिक, क्या रेन? माउंटेनियस रेन का, हाँ बिल्कुल हो सकता है, माउंटेनियस रेन, ठीक है। देखो ढाल के सहारे हवा ऊपर चढ़ेगी, ठंडी हो जाएगी, ढाल के सहारे वर्षा करेगी, तो लिख लीजिए। यह वर्षा पर्वतीय ढालों पर, यह वर्षा पर्वतीय ढालों पर होने वाली वर्षा है। दिस रेन पर्वतीय ढालों पर होने वाली वर्षा है। दिस रेन हैपेंड ओनली माउंटेनियस स्लोप्स, ऑन माउंटेनियस स्लोप्स। ढालों के सहारे, ढालों के सहारे वायु ठंडी होकर वर्षा करती है, ढालों के सहारे वायु ठंडी होकर वर्षा करती है। The air mass cool down, the air mass cool down along the slope and there would be rain, cool down and there would be rain, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिए। अब ये देखते हैं वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अर्थ के ऊपर, कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी। तो अगला हेडिंग लिखिए, विश्व में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन ओवर द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा कहां होगी, आपको अब सब पता है, आप मेरी मदद करना। कहां होगी सबसे ज्यादा? इस एरिया में, ठीक है। इस, चलो पहले ये लिखो फिर अगला बताना मुझे। सामान्यतः विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, सामान्यतः विषुवतरेखीय क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। जनरली इन इक्वेटोरियल रीजन, in equatorial region world's highest rain is received, world's highest rain is received, ठीक है। अब देखो दूसरी बेल्ट आती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बेल्ट, हाँ या ना, 10 डिग्री से लेकर 30 के बीच में दूसरी वर्षा यहाँ होगी। लेकिन ट्रॉपिकल क्षेत्र है तो वर्षा केवल पूर्वा पवनों के सहारे होती है। व्यापारिक पवन जिनको कहा था मैंने, कॉन्टिनेंट्स के पूर्वी भागों में वर्षा होगी, तो लिख लीजिए अगले पॉइंट में। लेकिन यहाँ बहुत बारिश नहीं होती, अगले पॉइंट में लिखना 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवनों के सहारे, व्यापारिक पवनों के सहारे वर्षा होती है। There would be rain, there would be rain between 10 to 30 degree latitudes, between 10 to 30 degree latitudes because of trade winds, है। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? देखो जनरली ऐसे तो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि अलग अलग होगी,
अलग अलग पूरे ग्लोब पर देख रहे हैं, अगर किसी क्षेत्र पर देखें तो नाप सकते हैं इतने सेंटीमीटर होगी। लेकिन ये एक ज़्यादा वर्षा वाली पेटी नहीं है, यहाँ तीसरी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, थर्ड नंबर पे। पहले नंबर पे इक्वेटर, दूसरे नंबर पे अगला वाला जो आएगा 40 से 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहाँ वो हवाएं चलती हैं तेज वाली, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट बेल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ होती है दूसरी, और तीसरी फिर यहाँ पे दोनों तरफ होगी। देखो एक तरफ की बात नहीं होती, दोनों ग्लोब पे देखेंगे ना तो दोनों तरफ ही देख रहे हैं, इसका मतलब क्या लिखा? बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक। नेक्स्ट लिखना। अच्छा, इसके बाद 30 के बाद पछुआ पवनें आ जाती है, ट्रेड विंड्स के बाद कैसी आएगी? वेस्टर्लीज की बेल्ट आ जाएगी। क्लियर है? तो वेस्टर्लीज के सहारे बारिश होगी, फिर पश्चिमी भागों में, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में। तो लिख लीजिए 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों के सहारे महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। देयर वुड बी रेन between 30 to 60 degree latitude in the western parts of the continent, because of westerlies। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक पेटी है 40 से 60 के बीच की, जहां वो सबसे ज्यादा तेज चलती हैं। तो जब सबसे ज्यादा तेज चलती है तो इस वाली पेटी में सबसे ज्यादा वर्षा होती होगी 40 से 60 डिग्री के में। तो लिख लीजिए यहाँ 40 से 60 डिग्री की पेटी में, यहाँ 40 से 60 डिग्री पेटी में ग्लोब पर दूसरी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। ग्लोब पर विश्व की दूसरी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। हियर between 40 to 60 degree latitude, world's second highest rain is registered। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 65 डिग्री अक्षांश के पश्चात दोनों गोलार्धों में वर्षा नगण्य होती है। हाँ, नियर टू जीरो, नेग्लिजिबल। ठीक है, आफ्टर 65 डिग्री लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब द रेन वुड बी नेग्लिजिबल। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई होगी, कहाँ होगी, क्यों होगी, पता चल गया या नहीं चल गया? बताइए। अब देखो ग्लोब पे अगर आपको बता दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ बारिश होगी सबसे ज्यादा, पश्चिम में होगी, पूरब में होगी, क्यों होगी। बारिश का पता चल गया तो जंगलों का पता चल जाएगा, फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, डाइवर्सिटी का पता चल जाएगा, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पता चल जाएगा। आगे हम लोग जब इंडस्ट्री वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा वो कहाँ पे कैसी इंडस्ट्री मिलेगी। मेंस एग्जामिनेशन में आजकल इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज को इंडस्ट्री से जोड़ के पूछेगा आपसे, है ना। हाँ, क्योंकि हाँ उसका रीजन ये है कि जब हवा पहले चलेगी तो पश्चिमी तट से टकराएगी,
पश्चिमी तट से टकराएगी तो उसी भाग में बारिश करेगी सबसे पहले, भाग में बारिश उसमें ज्यादा करेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी तो कम होती चली जाएगी क्योंकि नमी की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसीलिए जो पूर्वी भाग है कॉन्टिनेंट्स के वो सूखे रहते हैं, इसीलिए पश्चिमी भागों में वर्षा करेगी। पहली करेगी पूर्वी में, पश्चिमी भाग सूखा रहेगा, इसीलिए वहां डेजर्टों का विकास हुआ है। ये सवाल पूछा गया है मेंस एग्जामिनेशन में डेजर्ट वाला, आप इसका देख लेना, आंसर कर दोगे। उस दिन मैंने दिखाया था आपको सवाल शायद डेजर्ट वाला, देखा तो था हम लोगों ने। चलो आप फिर भी देख लेना उसको। इसी साल 2020 में मेंस एग्जामिनेशन में आया डेजर्ट क्यों मिलते हैं। एक इसमें नोट करके लिख लीजिए एक बात, देखो मरुस्थल किसे कहते हैं, डेजर्ट। जहां बहुत माने 2-4 लीटर कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम जहां औसत वर्षा हो, उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल या डेजर्ट कहते हैं। तो लिख लीजिए, यही पॉइंट लिखवाना था मुझे। ऐसा क्षेत्र जहां की औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वह मरुस्थल कहलाता है। द एरिया वेयर द एनुअल एवरेज रेनफॉल would be less than 25 centimeters, it is called desert। ये आपका एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको लिथोस्फीयर पढ़ाया, उसमें चट्टानें पढ़ाई थी। अगर आपको रॉक का पता चल जाए तो आप मुझे ये बता सकते हो नहीं कि कौन सा मिनरल मिलेगा? बता सकते हो, नहीं बता सकते? ठीक है। एक और चीज, अगर आपको पूरे ग्लोब पर एरिया बता दिया जाए तो इस बात का आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस एरिया में कौन से मिनरल्स मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, मेटालिक कहाँ मिलेंगे, नॉन मेटालिक कहाँ मिलेंगे। मैंने आपको चट्टानें पढ़ाई थी, बताया था पुरानी चट्टानों में मेटालिक मिलेंगे और नई चट्टानों में नॉन मेटालिक मिलेंगे। पुराना चट्टान कौन सी बताई थी? पुरानी चट्टानें सबसे गोंडवाना लैंड, पृथ्वी के ऊपर जहां भी गोंडवाना लैंड वहां मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे। भारत की बात करें तो साउथ इंडिया मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चट्टानों को देख के ये बता दिया जाए ये मिनरल्स मिलेंगे, हमने लिथोस्फीयर इसका मतलब सही तरीके से पढ़ लिया। आते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। ग्लोब पे आप मुझे ये देख के बता दोगे अब कहाँ बारिश होगी, क्यों होगी, चक्रवात कहाँ आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, क्यों आएंगे, सब बता दोगे। ये बात भी हमने ठीक ठाक पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए बिल्कुल। अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर को, समुद्र को। अब समुद्र विज्ञान का नंबर है तो हेडिंग डाल लीजिए समुद्र विज्ञान या ओशिनोग्राफी या हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाँ जी, बैठ जाइए। इस फॉर्म में वो कैसी होती है? पश्चिमी घाट से ज्यादा कटा पड़ा है, इसीलिए वहां पर ज्यादा नेचुरल फोर्स मिलते हैं। सचिन जा रहा है। वो जो तुम कह रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो कि पश्चिमी घाट में वो कम रहती है, नदियों की टेम्परेचर कम किया है।
ना, देखो जो पश्चिमी घाट है ये कोई पर्वत नहीं थे। आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन छोड़ दिया। पश्चिमी घाट पर्वत नहीं थे, जनरली ये केवल एक एज है, एक किनारा है। जब इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ चली तो ये वाला जो भाग है जो एक बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जैसा है, ये नीचे धंस गया। इंडियन ओशन का पानी आ गया यहाँ पे, तो पश्चिम का हिस्सा तो अरेबियन सी के रूप में है आज, और पूर्व का हिस्सा बे ऑफ बंगाल के बीच में है। और जो हिमालय की एक भुजा थी दक्षिण, उसका एक बहुत बड़ा भाग पानी में डूब गया। कोको आइलैंड के रूप में है म्यांमार में, देखो ये यहाँ पर कोको आइलैंड, और एक अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में। इसीलिए अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बारिश भी होती है, ट्रॉपिकल भी मिलेगी, टेम्परेट भी मिलेगी, कोल्ड भी मिलेगी। चलो, जब ये भाग नीचे धंसा, ये वाला भाग नीचे धंस गया, ये ऊपर ही खड़ा रह गया, तो ये पहाड़ के रूप में बन गया, नहीं बन गया? लेकिन ये वास्तव में तो पहाड़ नहीं है, एक किनारा है। और सबसे पहले पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई थी एक्चुअली। भारत में अरावली सबसे पहले बने, उसके बाद सतपुड़ा, और तीसरे नंबर पे सतपुड़ा विंध्याचल रेंज, और तीसरे नंबर पे फिर पूर्वी घाट, और बाद में पश्चिमी घाट बना। ये सीक्वेंस भी है। चलो इंडिया पढ़ेंगे तब मैं ये सब बता दूंगा। इसलिए पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, एक किनारा है। इसीलिए भारत की जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ ही बहती हैं। इसलिए जो नदियां भारत में ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, जनरली वो रिफ्ट वैलियों से बहती हैं, भ्रंश घाटियों से बहती हैं, नर्मदा और तापी, है ना। एक और बात है, देखो पूर्वी भारत जो नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्ट की तरफ बहती है वो एस्चुरी बनाती है। क्यों? डेल्टा क्यों नहीं बनाती? अच्छा, एस्चुरी होता क्या है? अरे वो हिंदी में मतलब है सर, जब नदी समुद्र में जाएगी तो वो नदी को ओशन मिलेगी, समुद्र में मिलेगी, तो वो एरिया पश्चिम कहलाएगा। अरे नहीं, तो वो मतलब डेल्टा समुद्र में नहीं मिल रहा। वो डेल्टा में लगेगा। जब डेल्टा बनाती है तब नदी समुद्र में नहीं मिलती। डेल्टा बनाते हुए नदियां, ठीक है, सवाल समझो, दो सवाल है। एस्चुरी किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं? चलो डेल्टा का तो पता ही होगा, लेकिन ये बताइए एस्चुरी किसे कहते हैं। और दूसरी जो चीज ये है, उसी में सवाल जुड़ा हुआ है कि पश्चिम वाली नदियां एस्चुरी क्यों बनाएंगी, पूर्व वाली डेल्टा क्यों बनाएंगी, या एस्चुरी क्यों नहीं बनाएंगी, पूर्व वाली। हिंदी में तो मतलब कि तो क्या होगा, फॉर्म क्या है? समुद्र का पानी ना उल्टा सा नदी में बहने लगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा समुद्र का पानी नदी में? देखो मैं बताता हूँ, अब सुनो ध्यान से। जो नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में होके बहेंगी, वो अपने साथ कम सेडिमेंट्स लेके चलेंगी, हाँ या ना? जब मैदानी भागों में बहेंगी तो ज्यादा सेडिमेंट्स लेके चलेंगी। जब मैदानी भागों में बहेंगी, ज्यादा सेडिमेंट्स लेके चलेंगी, और एक कम स्लोप के साथ समुद्र में मिलती हैं, एक मॉडरेट स्लोप के साथ समुद्र में मिलती हैं, तब वो सेडिमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगी। वहां भारी मात्रा में सेडिमेंट जमा होंगे, तो वो भारी मात्रा में सेडिमेंट जमा हुई जो संरचना है वो डेल्टा कहलाती है। लेकिन जब नदी पठारी क्षेत्रों में बहे, पहाड़ी क्षेत्रों में बहेगी, तेजी से बहेगी, कब सेडिमेंट्स लेके चलेगी, और जब वो एक ऊंचाई से समुद्र में गिरेगी तो उस जगह तो सेडिमेंट्स इकट्ठे करेगी नहीं, आगे चल के सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे, कम मात्रा में होंगे। तो ये जो संरचना है जिसमें सेडिमेंट्स उस जगह पे नहीं जहां पे नदी समुद्र में मिल रही है, बल्कि उससे आगे जाके इकट्ठा होते हैं कम मात्रा में, उस संरचना को जार नदबुक या एस्चुरी कहते हैं। हाँ, कर्नाटक में नहीं है कुंचिकला वगैरह,
इसीलिए सबसे ज़्यादा फॉल्स जो वाटरफॉल जो मिलते हैं वो पश्चिमी तट पर ही मिलते हैं, गोवा से लेके और कर्नाटक तक। पूर्वी घाट में नहीं कहा है कोई, रांची के पठार को छोड़ के कहीं नहीं मिलते। ठीक है, देखो ज्वार का पानी ऐसा नहीं है, ज्वार का पानी तो पूरब में भी चला जाता है। हल्दिया पोर्ट का नाम सुना होगा, इसीलिए उसको ज्वारीय पोर्ट कहते हैं, टाइडल पोर्ट कहते हैं, क्योंकि जब कलकत्ता में ज्वार आता है तभी जो भगीरथी नदी है जिसके किनारे हल्दिया है उसमें पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, तो जो हैवी जो शिप्स हैं वो तभी उसमें मूव कर पाते हैं, आ जा पाते हैं। नहीं, वो बात नहीं। ठीक है, एक छोटी संरचना जहां पर सेडिमेंटेशन निम्न मात्रा में हो, लोअर लेवल पर हो, वो ज्वारनलभूप कहलाती है, और एक बड़ी संरचना जहां पर सेडिमेंटेशन एक बड़े स्तर पे हो वो डेल्टा कहलाती है। केवल ये अंतर। पश्चिम की तरफ बहने वाली इसलिए बनाएंगी क्योंकि वो किसी मैदानी क्षेत्र से होकर नहीं बहती बल्कि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों से होकर बहती है, जबकि पूरब वाली नदियां डेल्टा इसलिए बनाएंगी क्योंकि वो मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है, प्लेन्स एरिया से होकर बहती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र तो इसलिए सबसे बड़ा बनाएंगे क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती हैं, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स और आसाम प्लेन से, ब्रह्मपुत्र आसाम प्लेन से, और यहाँ हाँ, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र ये उत्तर भारत के इस मैदानी भाग से, उत्तर भारत में गंगा यमुना का डेल्टा सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलो समुद्र विज्ञान देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कल मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे क्वाड वाले, उसमें किसी की कोई तरक्की हुई है? किसी ने कोई प्रोग्रेस की हो, कुछ मिला हो आपको, कुछ पढ़ा हो, मिला था कुछ? कैसे चाइना इंडिया को घेर रहा है। चलो चित्र बाद में बनाऊंगा, पहले ना लिख लो, मुझसे फिर बाद में पूछ लेना होंगे ना, वो आपको मिलेंगे नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आएगा भी वैसा ही, और वो मिलेगा भी कहीं नहीं। यूपीएससी हमेशा याद रखना, वो चीज़ पूछेगी तो आपको आती नहीं, इसलिए वो दायरा वो बड़ा करना है कि चीज़ें ऐसी बहुत कम हो जो नहीं आती हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछ ले, वो उस एम्बिट में आ जाए जो हमें आती हैं। थोड़ी बहुत ही आती हैं, पूरी नहीं आती। ठीक है, सब अप्लाइड होता है, इसीलिए वो हमेशा अप्लाइड पूछे, कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा। मेरा फोकस आपको यहाँ पे फैक्ट्स देना नहीं है, इसलिए फैक्ट तो किताबों में भरे पड़े ना, खूब पढ़ोगे, मुझे पता है, मना करूंगा तब भी नहीं मानूंगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगी आपको किताबों में? कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगी। अब से पहले ज्योग्राफी आपको मुश्किल लग रही होगी, मुझे पता था, लेकिन अब शायद आप पढ़ोगे तो उसको थोड़ा समझ में आएगा, आसान लगेगी, मजा आएगा पढ़ने में उसको। मैंने पहली बार पढ़ी थी, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, अब आसान लगेगी, वो मजा आएगा पढ़ने में। भाई यही काम होता है। क्यों आएगा? क्योंकि अब वो समझ में आने लगी। वो जो एक किताब में घुमा फिरा के जो चीजें दी हुई है वो एक आसान से फॉर्म में आपके सामने है, इसलिए अब वो किताबें भी समझ आने लगेंगी आपको। तो इसीलिए मेरा जो बेसिक फोकस होगा ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ही होगा। सवाल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से ही आएगा। एक और बात याद रखना, लोग भागते करंट के पीछे, करंट के पीछे कभी मत भागना। हमेशा स्टैटिक पोर्शन तैयार करना सबसे पहले। स्टैटिक पोर्शन किसी भी एग्जाम का 60% होता है। स्टैटिक पोर्शन में क्या? स्टैटिक जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, जो स्टैटिक पोर्शन है आपका वो तैयार कर लीजिए। 60% पेपर यहीं से आएगा, 70% भी आ सकता है। केवल 30% करंट बेस्ड होता है, लेकिन वो 30% ही हमें खलता है बहुत ज़्यादा। और हम लोग करते क्या है कि उस 30% के पीछे भागते हैं, उस 60% को छोड़ देते हैं। और बड़ी खास बात है कि वो जो 30% पूछता है वो पूछता भी स्टैटिक से लिंक करके है।
तो वो भी नहीं हो पाता ढंग से। इसलिए सबसे पहले स्टैटिक पढ़ो, करंट को लिमिट कर दो, केवल लिमिटेड। करंट के ऊपर तब फोकस करना जब आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। अब आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, तब आप फोकस करिए करंट के ऊपर, और तब 1 साल का करंट आप तैयार कर लीजिए, और वो भी एग्जाम से 4 या 5 महीने पहले, 4 महीने पहले। बाद में एग्जाम से 1 महीना पहले, बाकी के 3-4 महीने का। और इतने आप स्टैटिक पोर्शन की तैयारी करते रहिए। सबसे ज्यादा जो स्टैटिक को हिट करेगा वही सबसे ज्यादा मार्क्स ले पाएगा। मान लीजिए अगर आपने 60% पेपर भी किया, तो कम से कम 60 पेपर अगर परसेंट आप कर रहे हो तो 50% तो आपको 60-70% तो मार्किंग होगी। तो कम से कम 40 to 45% तो टोटल के आपको मिल ही जाएंगे, और 50% पे फर्स्ट रैंक होती है। बताओ आप बाहर हुए